नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नॉलेज निधि प्लस में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 7 के सामाजिक विज्ञान हमारे अतीत 2 की। इस इतिहास की पुस्तक में आज हम अध्याय 1 को पढ़ेंगे। ये है आपकी विषय सूची जिसमें अध्याय दिए गए हैं 8 और आज हम इसमें पहले अध्याय को पढ़ेंगे। अध्याय 1 प्रारंभिक कथन, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। इसमें आप देखेंगे मानचित्र 1 और 2 पर नज़र डालिए। ये है आपका मानचित्र 1। मानचित्र 1 12वीं सदी के भूगोलवेत्ता अल इदरीसी का बनाया हुआ दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक दिखाया गया है। तो आप इसमें देख सकते हैं अपना उपमहाद्वीप दिखाया गया है। आपको हो सकता है समझ में नहीं आ रहा हो, क्योंकि इसमें जो उपमहाद्वीप है वो उल्टा दिखाया गया है। ये जो द्वीप दिखाई दे रहा है आपको, ये श्रीलंका का द्वीप है और इसमें आप देख सकते हैं छोटे छोटे इसमें नाम दिए गए हैं। ये अरबी भाषा में लिखे गए हैं जो कि स्थानों को प्रदर्शित कर रहे हैं। इस मानचित्र को जो अरब निवासी था अल इदरीसी उसने बनाया था 1154 में। ये है आपका मानचित्र 2। इसमें आप देख सकते हैं इसमें उपमहाद्वीप को सीधा दिखाया है, यानी सही स्थिति में है। इसमें श्रीलंका आपको नीचे नज़र आ रहा होगा। तो ये बनाया था 18वीं सदी के आरंभ में गुइलोम द लिस्ले के एटलस नूवो के अनुसार यह उपमहाद्वीप दर्शाया गया है। तो आप इसे देख सकते हैं। इसमें भी आपको छोटे छोटे नाम लिखे दिखाई दे रहे होंगे और आज का जो आधुनिक आपका मानचित्र है उससे ये काफ़ी मिलता जुलता है। यहाँ पे एक शब्द नज़र आ रहा है आपको, मानचित्रकार। ये मानचित्रकार कौन होते हैं? जो व्यक्ति मानचित्र या नक्शे को बनाते हैं उनको हम मानचित्रकार कहते हैं। मानचित्र 1 और 2 पर नज़र डालिए, जो कि अभी हमने देखा। मानचित्र 1 अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने 1154 में बनाया था। यहाँ जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। मानचित्र 2 एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं, मगर उनमें काफ़ी अंतर है, जो कि अभी आपने देखा है दोनों में क्या अंतर है। अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह दिखाया गया है जहां हम आज उत्तर भारत को ढूंढेंगे और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ दिखाया गया है। इसमें जगहों के नाम अरबी में दिए गए हैं और उनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं। तो इसमें दिए गए हैं जो ये पहला वाला जो मानचित्र है, मानचित्र 1, इसमें अरबी भाषा में ये आपको शब्द लिखे मिलेंगे, यानी स्थानों के नाम लिखे हैं जो अरबी भाषा में लिखे हैं। उनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश, यूपी का कन्नौज। और मानचित्र 2 पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया। इस कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थी। यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा। आप देख सकते हैं जो दूसरा वाला, ये हमारे जो मानचित्र अभी बनेगा, बनाएंगे वर्तमान जो मानचित्र, उससे ये मिलता जुलता है। उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। क्या आप बता सकते हैं जो मानचित्र दिए गए हैं, ये जो यूरोप व्यापारी थे उन्होंने ये बनाए थे। तो आपने बाहरी हिस्से को तो देखा, लेकिन इसमें जो बारीकियां दी गई हैं, क्या आपने इस पर ध्यान दिया है? लेकिन अब भीतरी इलाकों पर नज़र डालें। क्या इनमें उतनी ही ब्यौरे हैं जितने समुद्र तट वाले हिस्से में? और ऐसे ही गंगा के मार्ग को देखें। इसे किस तरह से दर्शाया गया है? इस मानचित्र में तटीय और भीतरी इलाकों के बीच ब्यौरों और बारीकी का जो अंतर है, आपके ख्याल में उसका क्या कारण हो सकता है? आप इसे देख सकते हैं कि इसको कितनी बारीकी से बनाया गया है। इसके आंतरिक स्थानों को कितने ध्यान से, यानी कि एक एक स्थान को यहाँ पर दर्शाया गया है। आप तटीय इलाकों को देखिए स्थानों के नाम बड़ी बारीकी से लिखे हैं और ऐसे ही आप अंदर देख सकते हैं। इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेजों और नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना जरूरी होता है।
नई और पुरानी शब्दावली। अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ साथ क्या होता है। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदली हैं। उदाहरण के लिए मध्ययुग की फ़ारसी आधुनिक फ़ारसी भाषा से भिन्न है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई है, समय के साथ शब्दों के भी अर्थ बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए। आज हम इसे आधुनिक राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। 13वीं सदी में जब फ़ारसी के इतिहासकार मिनाज सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। इसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ है। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। यह प्रयोग 14वीं सदी के जो कवि थे अमीर खुसरो, इनके द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था, मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहाँ हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो आज हम जोड़ते हैं। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए विदेशी जैसे सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए। हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो, लेकिन मध्ययुग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई अनजाना व्यक्ति जो समाज या संस्कृति का अंग ना हो, विदेशी कहलाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेसी या फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। क्या आपको ऐसे कुछ और शब्दों का ध्यान आता है जिनके अर्थ भिन्न भिन्न संदर्भों में बदल जाते हैं। इतिहास और उनके स्रोत। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते थे? इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेंगी जो पिछले युग में वैसी ही चली आ रही हैं। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य यानी कि भवन निर्माण कला जो भी है तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं, पर कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न हैं। इस युग में प्रामाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप में बढ़ गई है। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे। इस समय के दौरान कागज़ क्रमशः सस्ता हो गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। लोग धर्मग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियाँ, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे। धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियाँ एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता है। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है। कागज़ का मूल्य। इन दो प्रसंगों की तुलना कीजिए। पहला है 13वीं सदी के मध्य में एक विद्वान को एक पुस्तक की प्रतिलिपि की ज़रूरत पड़ी। उसके पास उतना कागज़ नहीं था, इसलिए उसने एक ऐसी पांडुलिपि को ढूंढ डाला जिसकी उसे ज़रूरत नहीं थी और उसके कागज़ को सुखाकर उसका इस्तेमाल कर लिया। और दूसरा कहता है कि एक सदी बाद अगर आप बाज़ार से कोई खाद्य पदार्थ खरीदते तो हो सकता है कि आपकी किस्मत
अच्छी होती और दुकानदार वह वस्तु कागज़ में लपेट कर देता। तो आप बता सकते हैं या आप विचार कर सकते हैं वो कागज़ कब अधिक महंगा था और कब आसानी से उपलब्ध था। तो ये 13वीं शताब्दी या 14वीं शताब्दी में आप तुलना करके बता सकते हैं। उन दिनों छापेखाने तो नहीं थे, इसलिए लिपिक या नकल नवीस हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर अंदाज ही लगाना पड़ता होगा कि क्या लिखा गया है। फलस्वरूप आपके लिखे में और मित्र के लिखे हुए में कुछ छोटे मोटे लेकिन महत्वपूर्ण अंतर आ जाते होंगे। पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ यही होता है। प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेर बदल करते चलते थे, कहीं कोई शब्द कहीं कोई वाक्य। सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती रहीं और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गईं। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह से निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इस बात का अंदाज़ लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। यहाँ अभिलेखागार का मतलब बताया गया है ऐसा स्थान जहाँ दस्तावेज़ों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं, जहां वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन के ब्यौरों का रिकॉर्ड रखते हैं। इस चित्र को देखिए ध्यान से, ये कितना सुंदर चित्र बनाया गया है। यह एक लघु चित्र की प्रतिकृति है जिसमें एक लिपिक किसी पांडुलिपि की नकल कर रहा है। आप इसे देख सकते हैं। तो आपको जो एक चित्र दिखाया गया है, इसमें यह एक लघु चित्र की प्रतिकृति है जिसमें एक लिपिक किसी पांडुलिपि की नकल कर रहा है। इस चित्र का आकार सिर्फ 10.5 सेंटीमीटर से 7.1 सेंटीमीटर है। इस छोटे आकार के कारण इसे लघु चित्र या मिनिएचर कहा जाता है। कभी कभी इन लघु चित्रों का प्रयोग लेख में आई पांडुलिपियों को स्पष्टता प्रदान करने के लिए किया जाता था। ये इतने सुंदर होते थे कि आगे चलकर संग्रहकर्ता अक्सर इन चित्रों को पांडुलिपियों से अलग करके बेचने लगे थे। देखिए ये है इतना सुंदर कि इसको अलग से बेचा जा सकता था, यानी बेचते थे। ऐसे ही बहुत सारे चित्र होते थे, इन्हें पांडुलिपियों से अलग करके बाज़ार में बेच दिया करते थे। आप इसे देखिए, ये चित्र नंबर 2 है और इसमें आपको लिखावट नज़र आ रही है। तो चित्र 2, लिखावट की भिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। नस्तलिक लिपि बाईं ओर से जो लिखी जाती है, इसमें वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह के रूप में लिखी जाती हैं। फारसी अरबी के जानकारों के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान होता है। शिकस्त लिपि जो कि दाईं ओर से लिखी जाती है, ये अधिक सघन, संक्षिप्त और कठिन होती है। देखिए यहाँ पे आपको अरबी और फ़ारसी में अंतर दिखाया गया है, जो कि अरबी और फ़ारसी जो लिपि होती हैं वो किस तरीके से लिखी जाती हैं और इनमें क्या क्या अंतर नज़र आते हैं। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते थे। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार ज़ियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा था। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रहों में कहीं दबा पड़ा था। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। सन 700 और 1750 के बीच के 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है, मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेयास्त्र यानी बारूद वाले हथियारों का इस्तेमाल। इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया, जैसे आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी,
ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकियाँ और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा। आप इसे देख सकते हैं, यहाँ पे चित्र 3 में रहट दिखाया गया है। ये रहट का चित्र है। रहट के माध्यम से खेतों में सिंचाई की जाती थी। इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर तक की यात्राएं करने लगे थे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थीं। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा, उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकला है। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम तथा कायस्थ यानी मुख्यतः लिपिकों और मुंशियों का जो कार्य करने वाली जो जाति थी आदि समूहों ने भी उठाया। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ जमीन थी तो कुछ लोग मवेशी भी पालते थे और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जे स्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थीं। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन जातियों को अपने निवास के गाँव के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गाँव पर जो मुखिया लोग थे उनका शासन होता था। मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी। यहाँ पर्यावास का मतलब समझाया गया है। पर्यावास इसका तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और यहाँ रहने वाले जो लोग हैं उनकी सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है। इस अनुभाग में जो प्रौद्योगिकी, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन वर्णित हैं, उनमें से कौन कौन से परिवर्तन आपकी समझ में आपके शहर या गांव में महत्वपूर्ण रहे, ये आप यहाँ पर अपने तर्क दे सकते हैं। क्षेत्र और साम्राज्य। चोल, अध्याय 2 में हम चोल के बारे में पढ़ेंगे। तुगलक, इसको अध्याय 3 में पढ़ेंगे। या मुगल, इसे अध्याय 4 में पढ़ेंगे। चोल, तुगलक, मुगल जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे ऐसे क्षेत्र आ जाते हैं जो कि बड़े थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन जिसने शासन किया था 1266 से 1287, इसकी प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति, इसके लिए आप उदाहरण देख सकते हैं अध्याय 2 में। इसमें उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है जो पूर्व में बंगाल यानी गौड़ से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी यानी गज्जन तक फैला हुआ था और इसमें संपूर्ण दक्षिण भारत यानी द्रविड़ भी आ जाता था। गौड़, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना के आगे पलायन
कर जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। साथ ही वे यह समझने की कोशिश में लगे रहते हैं कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते हैं। ये है आपका मानचित्र 3, तो आप इसे देख सकते हैं। ये मिस्र के शिहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित मसालिक अल अबसर फी ममालिक अल अमसर के अनुसार मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले प्रांत हैं। तो आप ये देख सकते हैं कितना लंबा नाम दे रखा है यहाँ। मसालिक अल अबसर फी ममालिक अल अमसर, इनके अनुसार ये दिया गया है। देखिए इसमें आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर काउंटिंग की गई है कि इन स्थानों पर ये क्षेत्र दिए हैं। जैसे सिविस्तान, पहला सिविस्तान है ये वाला, ये उच्च है, और ऐसे ये मुल्तान है। आप इस तरीके से इसे देख सकते हैं। आप क्या समझते हैं कि शासक ऐसे दावे क्यों करते थे? वो अपनी प्रशस्ति में अपनी प्रशंसाएं लिखवाया करते थे, तो इनके क्या रीज़न होते थे? देखिए इस बॉक्स में भाषा और क्षेत्रीय बारे में बताया गया है। जैसे सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। जैसे सिंधी, लाहौरी, काश्मीरी, द्वार समुद्री यानी दक्षिण कर्नाटक में जो बोली जाती थी, तेलंगानी यानी आंध्र प्रदेश में, गुजरी गुजरात में, मावारी तमिलनाडु में, गौंडी बंगाल में, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में और हिंदवी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में। अमीर खुसरो ने आगे चलकर बतलाया है कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं। अमीर खुसरो द्वारा उल्लिखित भाषाओं की एक सूची बनाइए और एक सूची उन भाषाओं के नाम की बनाइए जो उनके द्वारा उल्लिखित क्षेत्रों में आज भी बोली जाती है। जो नाम एक से हैं उन्हें रेखांकित कीजिए और जो नाम भिन्न हैं उनके चारों ओर घेरा खींच दीजिए। तो ये वर्क आपके लिए है, ये कार्य आप करेंगे। क्या आपने ध्यान दिया है कि समय के साथ भाषाओं के नाम भी बदल गए हैं? सन 700 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा तथा सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थीं। अध्याय 7 में आपको इनके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से जुड़ गए थे। इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराहटें चलती रहती थीं। कभी कभी चोल, खलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज फिर से उभरने लगे, जैसे कि आप अध्याय 8 में देखेंगे। लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था, उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा था और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। इस तथ्य का पता हमें उनकी कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न और कुछ एक दूसरे के समान थी। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती हैं। सन 700 से लेकर 1750 के बीच 1000 वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशिष्टताएं बनी रही थीं, मगर समन्वय की सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। अब बात करेंगे हम पुराने और नए धर्म की। इतिहास के जिन 1000 वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही वैयक्तिक स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इसमें आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन परिवर्तनों में से कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व तथा इसकी बढ़ती सत्ता आदि। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था।
इनके संरक्षक थे नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाव में थे। इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया था। पता लगाइए कि क्या आपका राज्य कभी इन सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का हिस्सा रहा था? यदि रहा था तो कितने समय तक? क्या आपको संस्कृत ज्ञान एवं ब्राह्मणों के बारे में अमीर खुसरो की टिप्पणियाँ याद हैं? दोस्तों, संरक्षक किसे कहते हैं? कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान या अभिजात जैसे किसी अन्य व्यक्ति को मदद या सहारा दे, यानी शरण दे, उसी को संरक्षक कहते हैं। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई थी जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। इस विषय में और साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में आपको अध्याय 6 में इसकी जानकारी मिलेगी। यही वह युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहले 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्यायशास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे, और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत, विशेषकर भारत में हनफी और सफ़ी ऐसे सिद्धांत हैं। इनकी विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। अब पढ़ेंगे समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि केवल घंटों, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में ही नहीं देखते हैं। उनका नज़रिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है। यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है और कितना परिवर्तन आया है। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था, जैसे हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और भी कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की भी उपेक्षा हो जाती थी। इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े थे उसमें प्राचीन समाजों के कई प्रकारों का समावेश था, जैसे शिकारी संग्राहक, प्रारंभिक दौर के कृषि कर्मी, शहरों और गाँवों के निवासी और प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य। और इस साल आप जो इतिहास पढ़ेंगे उसे प्राय मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। इसमें आपको कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय और साम्राज्यिक राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप से व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे में और विस्तार से जानकारी मिलेगी। भारत के इतिहास के ये 1000 साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे हैं। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दियाँ 8वीं या 11वीं शताब्दियों से काफ़ी भिन्न थी। इसलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर भी मध्यकाल की तुलना में प्राय आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। इससे आशय यह निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था और उस दौरान कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था।
इन हजार वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाजों में प्राय परिवर्तन आते रहे और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई थी कि उसने यूरोप की व्यापारी कंपनियों को भी आकर्षित करना प्रारंभ कर दिया। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हों तथा यहाँ सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते चलें और जब भी संभव हो इस पुस्तक में आप जो पढ़ रहे हैं उसकी तुलना आप पिछले वर्ष पढ़ी हुई बातों से जोड़ने की कोशिश करें। जहाँ भी संभव हो यह देखें कि कहाँ बदलाव हुए और कहाँ नहीं, और आज अपने आसपास की दुनिया पर नज़र डालकर यह भी देखें और भी कुछ क्या बदला है या वैसा ही रहा है। तो दोस्तों ये था आपका अध्याय 1 कक्षा 7 के इतिहास का पहला अध्याय है। इससे पहले हमने कक्षा 6 के इतिहास के सभी अध्याय पढ़े हैं, उनको भी हमने जाना। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में इसके नए अध्याय के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।